स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। महामैराथन क्लास है, जंतु और पौधे, प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहां से सीटेट की परीक्षाओं में देखो, अगर बात करें 2011 में एक प्रश्न पूछा गया है इस अध्याय से, ठीक है। 2012 में टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 2013 में कितने 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 2014 में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। 2016 में सर्वाधिक 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थात इस अध्याय में ऐसा क्या मैटर है जो 2016 में यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, उससे आगे 17 में 18 में 4-5 प्रश्न बने हैं। जंतु और पौधे के बारे में जानने वाले हैं। पूछ लेगा कि वह कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। फूलों में सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, ठीक है। और क्या पूछ लेता है, खेजड़ी, रेगिस्तानी ओक, घटपर्णी, क्या पौधे भी मांसाहारी होते हैं? जैसे मनुष्य मांसाहारी होता है वैसे पौधे भी क्या मांसाहारी होते हैं? मेढक, केचुआ, ठीक है, ये कहाँ से सांस लेते हैं? जरायुज क्या है? अंड प्रजक क्या होते हैं, ठीक है। और मधुमक्खियों के बारे में, ठीक है, क्या पूछ लेगा कि मधुमक्खी पालन का जो सर्वोत्तम अच्छा महीना होता है कौन सा होता है, ठीक है। और क्या पूछ लेगा कि रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आपको 4 कथन दे देगा। क्या देगा कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है, इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, इसके तनों से पानी निकाला जाता है, इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। अगर आप पूरे वीडियो में बनेंगे, महामैराथन क्लास है, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। पूछ लेता है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चा खेलना पसंद करते हैं। वह किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। वह कौन सा परिंदा या पक्षी है जो एक झटके में अपने गर्दन को पीछे क्या कर लेती है, घुमा देती है? तो जानने के लिए बने रहें अंत तक। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं जंतु और पौधों के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सजीवों को कितने, देखो, एक तो पादप जगत में बांटा गया है, एक जंतु जगत में बांटा गया है और एक सूक्ष्म जीवों के जगत में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। किन्हें? सजीवों को। लेकिन कालांतर में एक अपने क्या होते हैं, एक अपने वैज्ञानिक होते हैं, नाम क्या होता है, हिप्टेकर इनका नाम होता है। इन्होंने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो जीवाणु का अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत होता है, वो मोनेरा के अंतर्गत होता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम, आपको पता है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, तो इनका अध्ययन प्रोटिस्टा के अंतर्गत होता है, ठीक है। मशरूम और फफूंद का अध्ययन की बात करें तो कवक के अंतर्गत होता है, ठीक है। पादप जगत जिनमें पेड़ पौधों का अध्ययन होगा, जंतु जगत जिनमें जीव जंतुओं का अध्ययन होगा। तो आपसे क्या पूछ ले कि सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया, ठीक है। तो RH हिप्टेकर इनका क्या है, पूरा नाम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जगत, ठीक है। आइए जानते हैं पौधों के बारे में। पौधों की क्या विशेषता होती है, पौधे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो छात्रों, पौधों और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं। जो पौधे होते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। एक शब्द आता है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। एक शब्द होता है पारिस्थितिकी और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों अलग अलग हैं। देखो, अगर पारिस्थितिकी की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में, ठीक है। पारिस्थितिकी का प्रयोग 1866 में किसके द्वारा किया गया था? फटाफट आंसर कीजिए मुझे कि 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा? एक अपने क्या थे, जीव वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हेकल उनका नाम है। क्या है? अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? तो आपका किसके साथ आंसर चले जाएगा? अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1866 में। लेकिन चर्चा चल रही है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किसके द्वारा किया जाता है?
1935 में किसके द्वारा किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग? तो एजी टांसले के द्वारा, ठीक है, एजी टांसले के द्वारा किया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या? प्रकृति की इकाई कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, तो पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या कराते हैं? ऊर्जा उपलब्ध कौन कराते हैं? पौधे कराते हैं। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतुओं भी अपने खाद्य पदार्थ का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जहां ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, वहीं मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए क्या? खाद्य पदार्थों की अधिकांश भाग मनुष्य कहां से प्राप्त करता है? पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। आइए पौधों के भाग एवं उनकी क्या क्या भूमिका है जान लेते हैं, ठीक है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ठीक है। जो पौधा है उसके विभिन्न भाग होते हैं। जड़ का क्या कार्य है, किसे खाया जाता है, तना, पत्ती, फूल, ठीक है। इनके महत्व को जान लेते हैं। प्रायतः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं, जबकि कवक, शैवाल आदि में इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं देती। ये पौधों के इन भागों का विवरण अग्रलिखित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जड़ का क्या महत्व है, ठीक है। जो जड़ होता है, ठीक है, देखो एक आपको पहले डायग्राम बनाता हूं। ये आपका क्या है? एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ है, ये भूमि है, ये भूमि के नीचे इसकी क्या है? जड़ें हैं, ठीक है। अभी समझाता हूं आगे, ठीक है। यह पौधे का वह भाग है जो प्रायतः भूमि के अंदर रहता है। भूमि के अंदर ये वाले क्या है? जड़ है, ठीक है। ये क्या है? जड़ है। भूमि के अंदर रहने वाला क्या है? जड़ है, ठीक है। जड़ दो प्रकार के होते हैं। अब जड़ भी क्या होते हैं? ये जड़ भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मूसला जड़, एक हो गया झकड़ा जड़। देखो मूसला जड़ के उदाहरण क्या क्या है? मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर आदि, जिनके जड़ क्या होते हैं? महीन होते हैं, मुसले होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। झकड़ा जड़ के उदाहरण क्या होते हैं? गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि, ठीक है। अगर आप मक्के के जड़ को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और आप एक मूली के जड़ को देखोगे तो आप समझ जाओगे झकड़ा जड़ और मूसला जड़ में क्या अंतर्गत है, ठीक है। जड़ का महत्व क्या होता है? जो भूमि के अंतर्गत ये जड़ें होती हैं, इनका क्या महत्व होता है, ठीक है। यह पौधों को जमीन से पकड़े रहता है, ठीक है। जड़ क्या करता है? पौधों को जमीन में से पकड़े रहता है, मतलब कि इसकी रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है। जड़ें अगर खत्म हो जाएंगी तो पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो जमीन से कौन पकड़े रहता है? पौधे को जड़ पकड़ा रहता है, ठीक है। और क्या करता है? जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित करते हैं तथा तनों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। जो जड़ें होते हैं जमीन से क्या करता है? जल को अवशोषित करता है, ठीक है। और क्या करता है? खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है और तने एवं पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिससे इसकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पेड़ क्या रहता है? फल फूल अच्छे से देता है। रेगिस्तानी ओक, ठीक है, इसकी जड़ें गहराई तक जाई होती है, जड़ को अवशोषित करता है। अगर उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? इसके तने में पतले से पाइप डाल के वहां से पानी ग्रहण करते हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में भी समझाऊंगा। अब आपका नेक्स्ट है तना। तना के बारे में जान लेते हैं। यह पौधे का वह भाग है जो प्रायतः भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा व भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियां या पत्तियां निकली हैं, ठीक है। मैंने बताया पेड़ बनाया था, भूमि के अंदर वाला जड़ हो गया, ठीक है। भूमि के ऊपर ये क्या हो गया? आपका तना हो गया, ठीक है। भूमि के ऊपर ये क्या हो गया? तना हो गया। ये आपकी क्या होगी? पत्तियां होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? पत्तियां होगी। तो तना क्या होता है? भूमि के ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, जो क्या होता है? हरा या भूरा होता है। तना का महत्व क्या होता है? आइए जानते हैं। यह जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है, ठीक है। जो तना है, ठीक है, जड़ क्या करता है? जल हो गया, खनिज तत्व हो गए, ठीक है, इनको क्या करता है? अवशोषित करता है और पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन अपवाद कहां बन जाता है? आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जमीन के अंदर जड़ रहती है, लेकिन आलू और जो अदरक है कुछ जमीन के अंदर जो रहते हैं उन्हें हम तना कहते हैं, जिन्हें लोग हम खाते हैं, ठीक है। पत्तियों का क्या महत्व है? पत्तियों के बारे में जान लेते हैं। पौधे की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे से निकले होती हैं। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लाल एवं बैगनी एवं पीले रंग की होती हैं, ठीक है। ये पत्तियां हैं आपकी, ठीक है। ये आपकी क्या है? पत्तियां हैं तने के ऊपर, ठीक है। पत्तियों का क्या महत्व होता है?
पत्तियां सूर्य की रोशनी से जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं और पौधों में भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों से जो उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पत्तियों से जो जल वाष्प निकलता है उसमें क्या वाष्प का उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है। ठीक है, जो लाल रंग होता है, लाल रंग में क्या होती है, यह क्रिया अधिक होती है। तत्पश्चात बैगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। तत्पश्चात बैगनी रंग में भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। हरे रंग के कारण प्रकाश क्या होता है, संश्लेषण क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने से होता है क्योंकि उसकी पत्तियां क्या होती हैं, कांटेदार होती हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन ए तने में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन 4 कांटों में। तो मैंने बता दिया जो नागफनी है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, बताओ मुझे फटाफट। अभी मैंने आपको बताया है तने में होती है। ठीक है, तने में होती है क्योंकि इसकी पत्तियां क्या होती है, कांटेदार होती है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि फाक्टा नामक पक्षी जो काफी छोटा होता है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। पहले पूछा था ना, फाक्टा नामक पक्षी क्या करती है, बहुत छोटी पक्षी है। ठीक है, और कैक्टस के कांटों के मध्य अपना घोंसला बनाती है। याद कैसे करेंगे, फाक्टा, फाक्टा, कांटों में हाथ डालोगे तो हाथ को क्या कर देगा, चीर देगा, फाड़ देगा, फाक्टा फाड़ देगा। तो कांटों के मध्य कौन बनाती है, फाक्टा नामक पक्षी। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं फूलों के बारे में। ठीक है, फूलों के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, फूल, फ्लावर नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं क्योंकि ये पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूलों की पंखुड़ियां रंगीन होती है। ठीक है, आपको पता है, फूल आपने देखे हैं। ठीक है, पंखुड़ियां कैसी होती हैं, रंगीन होती हैं। भिन्न भिन्न के पौधे की पंखुड़ियां भी रंग बिरंगी होती हैं। फूल के कई भाग होते हैं जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्रीकेसर व पुंकेश्वर। ठीक है, ये फूल के क्या होते हैं, भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्रीकेसर व पुंकेश्वर। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कहाँ बनता है, आपके लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है, अगर पूछ ले फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन है तो रफलेशिया का सबसे बड़ा फूल होता है। रफलेशिया क्या होती है, सबसे बड़े फूल होती है। सबसे छोटा पूछे तो क्या, वुल्फिया, वुल्फिया सबसे छोटा फूल है और रफलेशिया क्या है, सबसे बड़ा फूल है। देखो, वहीं फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आइए फूलों का क्या महत्व होता है। ठीक है, जैसे जड़ों का महत्व मैंने आपको बताया। ठीक है, तना का महत्व बताया, पत्तियां का महत्व बताया। ठीक है, तो वैसे ही आपके लिए फूलों का क्या महत्व होता है। ठीक है, फूलों का क्या महत्व होता है, परागकण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, जो परागकण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, वो किसके द्वारा संपन्न होती है, फूलों के द्वारा संपन्न होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन की क्रिया होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या, जो पौधों में प्रजनन होती है, इसकी क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। परागकण की क्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं जैसे चमगादड़ व घोंघा इत्यादि द्वारा। ठीक है, और कुछ फूलों को खाया भी जाता है जैसे केला, सहजन, कद्दू, तोरई। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सहजन की सब्जी कहाँ बनाई जाती है। ठीक है, मुझे बताएंगे, सहजन हो गया, सहजन की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, कौन से स्टेट में सहजन की सब्जी प्रसिद्ध है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बच्चे आंसर करेंगे सहजन की सब्जी। ठीक है, कुछ फूलों में इत्र बनाए जाते हैं, कुछ फूलों से क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। इनसे ही लौंग व केसर इत्यादि प्राप्त किया जाता है। इनसे ही क्या, लौंग व केसर प्राप्त किया जाता है। क्या बताया मैंने, फूलों की कुछ फूलों की सब्जी खाया जाता है, केला हो गया। ठीक है, सहजन, कद्दू, तोरई। ठीक है, और कुछ फूलों से क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं फूल के बाद क्या होता है, फल का निर्माण होता है। चलो फल के बारे में जान लेते हैं। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। ठीक है, जो फूलों का अंडाशय वाला भाग होता है उसके द्वारा क्या होता है, अपना
फलों का निर्माण होता है। फलों के अंदर बीज होता है, आपने देखे हैं फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। फल सामान्यतः मीठे खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल क्या होते हैं, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं। फल के उदाहरण सेब मीठा, अमरूद मीठा, अनार मीठा खट्टा, टमाटर खट्टा, नींबू खट्टा आदि ये क्या है, फल के उदाहरण हैं। अब उसके बाद मैंने बताया कि फलों के अंतर्गत क्या होते हैं, अंदर बीज होते हैं। जानते हैं बीजों के बारे में। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं। फूलों में जो पाए जाने वाले बीजांड होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना बीज बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है जो किसकी उपस्थिति में, नमी और वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। आइए जानते हैं बीजों का क्या महत्व है। कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं, ठीक है, बता दो कौन कौन से बीज हैं, ठीक है। मूंगफली, दाल, चावल, गेहूं आदि क्या होते हैं, बीज होते हैं। कुछ बीजों से तेल निकाला जाता है, सरसों, मूंगफली आदि, ठीक है। पौधों के प्रकार, ठीक है, जान ले प्लांट के टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है। पौधों के प्रकार क्या क्या होते हैं, देखो भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधों को निम्नलिखित प्रकार पर क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है साग, ठीक है। क्या होता है, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है, जो बहुत ही कोमल होते हैं। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए धनिया, मेथी, पालक आदि किसके अंतर्गत आते हैं, साग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है झाड़ी, इनका आकार साग से बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इसके तने के आधार पर निकलती हैं। इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि, ये झाड़ी के उदाहरण हैं, ठीक है। तीसरा है आपका वृक्ष, ठीक है, ट्री। इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर फैली हुई होता है, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, कीकर इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आते हैं, वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हैं लताएं, ठीक है। ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जो लताएं होती हैं इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है विसर्जी लता, एक है आरोही लता। तो विसर्जी लता क्या होती है, सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इनके उदाहरण है खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। ये क्या होते हैं, विसर्जी लता के उदाहरण क्या क्या है, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, पुदीना आदि किसके उदाहरण है, विसर्जी की लताएं के, ठीक है। सेकंड आपके लिए है आरोही लता। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिसमें यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, मटर हो गया, अमरबेल आदि की होगी, ठीक है। ये किस में आती है, आरोही लता में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर पौधों को निम्न प्रकार से बांटा गया, ठीक है। जलोद्भिद, अर्थात नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जलोद्भिद मतलब क्या होता है, जल में जो रहते हैं, जलोद्भिद जल के भीतर रहते हैं जो, ठीक है। जो पौधे क्या रहते हैं, जल के भीतर रहते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि ये पानी में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ कम विकसित होती है। जलोद्भिद किसके, पानी के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें कम विकसित होती हैं। इनकी पत्तियां पतली व सकरी होती हैं, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण कमल, हाइड्राडिला और जल लिली किसके उदाहरण हैं, जलोद्भिद के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं लवणोद्भिद, ठीक है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं। साल्ट मार्श इसका क्या है, उदाहरण है। आपसे पूछ लिए कि निम्न में से साल्ट मार्श कौन से पौधों का वर्गीकरण का उदाहरण है, तो लवणोद्भिद का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका समोद्भिद है, ठीक है। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। जो खेती योग्य जमीन है उसमें कौन से पाए जाते हैं, समोद्भिद पाए जाते हैं, ठीक है। इनका तना ठोस होता है, शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि किसके उदाहरण है, समोद्भिद के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मरुद्भिद, ठीक है। मरुद्भिद नाम से ही स्पष्ट चीजें हो रही हैं। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुद्भिद मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं एवं जड़ें क्या होती हैं, गहरी होती हैं।
इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इनका उदाहरण नागफनी, एकेशिया और यूफोबिया आदि हैं। ठीक है, इनमें कांटे भी होते हैं। ठीक है, कांटे क्यों होती हैं? क्योंकि मरुस्थल में किसकी कमी होती है? बता दो मुझे, मरुस्थल में किसकी कमी होती है? जल की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इन पौधों में क्या हो जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, गद्देदार होते हैं, मोम की परत वाले से ढके होते हैं। ठीक है, नागफनी, एकोशिया और यूफोबिया। अब देखो यहां से आपके प्रश्न बनते हैं सीटेट में, कुछ विशेष पौधे एवं वृक्ष। ठीक है, देखो जानते हैं बरगद, यह एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। ठीक है, इनकी शाखाएं से जड़ें भी निकलती हैं। देखो जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, बरगद से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे मैं अभी खेजड़ी हो गया, रेगिस्तानी ओक हो गया, घटपर्णी हो गया, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोटन क्या होता है? यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने के लिए समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्रोटन क्या होता है बताओ? फसल के साथ बोया जाता है, लेकिन क्रोटन का पौधा क्या होता है? फसल को ये बताता है, ये क्या बताता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों बताता है? देखो इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती। इसकी जड़ें क्या अधिक नीचे तक नहीं होती हैं? जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है, इसकी जड़ें क्या होती है? क्रोटन की जड़ें ऊपर ही होती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो इससे यह पता चल जाता है कि फसल को किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है केला। केला का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमजोर है, हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ भी IMP खेजड़ी से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी को क्या अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इनकी फलियां की सब्जी बनती है। इसकी फलियां का क्या बनता है? सब्जी बनता है। इस पेड़ की छाल की दवा भी बनाई जाती है। इस पेड़ की छाल की क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। और इसकी लकड़ी में क्या कीड़े नहीं लगते। यह एक छायादार वृक्ष होता है। खेजड़ी क्या है? एक छायादार वृक्ष है। कहाँ पाया जाता है? तो भारत के ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए खेजड़ी। वही नेक्स्ट आपके लिए है कि रेगिस्तानी ओक भी IMP है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, हर बार यहाँ से एक दो प्रश्न बन जाते हैं कि यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें क्या होती है? गहरी होती हैं, तथा यह पानी में स्थिर होता है। ठीक है, जड़ी गहरे होने के कारण ये क्या करता है? पानी को अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, देखो अधिक अवशोषित करता है। रेगिस्तानी क्षेत्र का पेड़ है रेगिस्तानी ओक। तो जब रेगिस्तानी क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है ना लोगों के लिए, तो वो क्या करते हैं? इस रेगिस्तानी ओक के तने में एक पतली सी पाइप डालते हैं और उससे जल निकालते हैं और अपना क्या करते हैं? प्यास को बुझाते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं? तो इसकी जड़ें जमीन के 300 फीट तक नीचे होती हैं। ठीक है, और जड़ें जल को अधिक अवशोषित करती हैं। जब क्या होता है यहाँ जल की कमी होती है इस क्षेत्र में, तो लोग इसमें क्या करते हैं? इसके तने में एक पतली पाइप डालते हैं और उससे जल क्या करता है? बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घटपर्णी। ठीक है, जिसे क्या निफुंतिस भी कहा जाता है। यह पेड़ क्या है? कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे, छोटे जीवों को खा जाता है। ठीक है, मांसाहारी है पूरी तरह घटपर्णी। ठीक है, क्या मैंने पूछा था क्या पेड़ पौधे भी क्या मांसाहारी होते हैं? हाँ दोस्तों, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण आपका क्या है? घटपर्णी, जिसे निफुंतिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करता है? इसकी पत्तियां ऐसी फैली ऐसी होती हैं कटोरी नुमा। ठीक है, जैसे कोई कीट इसमें बैठ गया, कोई चूहा इसमें चले गया, कोई मेढक हो गया, ठीक है, कोई इसमें और छोटा कॉकरोच वगैरह चले गया, ये क्या करता है? पत्तियों को बंद कर देता है। ठीक है, और उसे खा डालता है। देखो कैसे खा डालता है? ये प्यार से बुलाता है पहले। ठीक है, इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। देखो आकार कैसे होता है? लंबा घड़ा नुमा होता है। ठीक है, और क्या पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। ठीक है, इस पौधे से एक खुशबू निकलती है। ठीक है, इस पौधे से खुशबू निकलती है और इसमें तितली हो गए, छोटे कीड़े मकोड़े दौड़े दौड़े जाते हैं, इस घटपर्णी में बैठते हैं और ये क्या करता है? अपनी पत्तियों को ढक देता है और उनको अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, देखो कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के किस राज्य
राज्य में घटपर्णी या निफोंथिस नामक पेड़ पाया जाता है, जो क्या है, एक मांसाहारी पौधा है। तो भारत में कहा, मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी, जो मांसाहारी पौधा है, जिसे निफोंथिस भी कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, VIMP स्टार लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों का महत्व, जान लेते हैं क्या पौधों का महत्व है, आपको बचपन से पता है। ठीक है, तो फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। पौधे क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। देखो, वातावरण में ऑक्सीजन जो मिल रही है ना बेटे, पौधों से मिल रही है। ठीक है, तो पौधों की क्या करनी है, रक्षा करनी है। ठीक है, एक पौधा अगर टूट जाए तो 10 पौधे आपको लगाने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है तो किसे, पौधों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, पौधे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाते हैं। देखो, प्रकृति में संतुलन, शुद्धता कौन प्रदान, शीतलता होगी, छाया होगी, ऑक्सीजन हो गई, जल हो गए, इन सभी चीजों की पूर्ति कौन करता है, पौधे करते हैं। ठीक है, वही मनुष्य अपने खाद्य पदार्थ भी इनसे ग्रहण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है, बहुत अच्छा स्रोत है पौधे। ठीक है, पौधे मृदा क्षरण को भी रोकते हैं। देखो, मृदा क्षरण मतलब जो भूस्खलन होता है। ठीक है, मृदा क्षरण मतलब मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी जगह जगह से बहती है। ठीक है, भूस्खलन होता है, उसको भी क्षरण से रोकता है कौन, पौधा। इसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ी रहती हैं। ठीक है, कम पेड़ होंगे तो ज्यादा भूस्खलन होगा, ज्यादा पेड़ होंगे तो भूस्खलन नहीं होगा, मृदा क्षरण भी क्या होगा, कम होगा। मृदा की उर्वरकता शक्ति को भी बढ़ाते हैं, वातावरण की सौंदर्यता को तो बढ़ाते ही हैं, वहीं श्रृंगारिक पौधे की विशेष रूप से भी सहायता होती है। मरुद्भिद के उदाहरण है नागफनी, यूफोर्बिनिया हो गया और एकाशिया हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, आइए, कुछ सब्जियां हैं, कुछ दालें हैं, कुछ खाद्य तेल हैं, कुछ पेय पदार्थ हैं, कुछ रेशे पदार्थ हैं, कुछ औषधि वाले पौधे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे अनाज में आपका क्या क्या आ जाता है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, अनाज में आपकी दालों में मटर, चना, अरहर, मूंग और मसूर आ जाता है। ठीक है, वही सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जड़ में मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम आ जाते हैं। तना में आलू और अरबी, अदरक आ जाता है। मैंने बताया कि भूमि के अंदर जो नीचे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, लेकिन भूमि के अंदर आलू, अदरक, अरबी भी रहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, ये तना के उसमें आ जाते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, याद रखना। पत्तियों में देखो, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, ये किस में आ जाते हैं, पत्तियों में आ जाती है। पालक खाओ, ठीक है, हरी सब्जी खाओ, प्रोटीन की मात्रा बनाओ, बथुआ, मेथी और सरसों। ठीक है, फूल में देखो, फूल गोभी आ जाती है, फल में तोरई, भिंडी और टमाटर आ जाते हैं। ठीक है, सब्जियों में। वहीं खाद्य तेल वाले अगर बीजों की बात करें, बीजों से तिल हो गया, सरसों हो गया और मूंगफली हो गया। ठीक है, तिल हो गया, ठीक है, तिलहन, ठीक है, तिलहन में आ जाते हैं तिल, सरसों, मूंगफली। ठीक है, इनसे क्या तेल प्राप्त किया जाता है। अगर फूलों की बात करें, चमेली और गुलाब हो गया। ठीक है, इनसे भी तेल प्राप्त किया जाता है। फलों की बात करें तो नारियल, आपका नारियल से भी क्या किया जाता है, फलों में नारियल से तेल प्राप्त होता है, फूलों में चमेली और गुलाब से तेल प्राप्त होता है, बीजों में सरसों से, ठीक है, और किससे, वही मूंगफली से, तिल से तेल प्राप्त होता है। ठीक है, पेय पदार्थ में बात करें तो चाय हो गया, ठीक है, कौवा हो गया, ठीक है, और कोको हो गया। ठीक है, रेशेदार पदार्थों की बात करें तो कपास, जूट और सन आपके क्या हो जाते हैं, रेशेदार पदार्थ के उदाहरण है। वहीं औषधियों की बात करें तो औषधियों में क्या होता है, बताओ मुझे। तो पेनिसिलियम कवक हो गया, ठीक है, एट्रोपिन बेलाडोना हो गया और कुकैन सिनकोना हो गया। ठीक है, सिनकोना की छाल से किसकी दवाई बनाई जाती है, फटाफट बताइए मुझे, सिनकोना की छाल से किसकी दवाई बनाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिनकोना की छाल से किसकी दवाई बनाई जाती है, कमेंट करेंगे बच्चे। हाँ, सिनकोना अगर पूछे, सिनकोना की छाल से किसकी, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, उपचार, मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन व सिनकोना आपके लिए। ठीक है, जब मलेरिया हो जाता है इसके लिए उपचार के लिए कुनैन या सिनकोना की छाल से क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है मार्फिन, अफीम हो गया और क्या है, इसबगोल, इसबगोल आदि आपके क्या हो गए, औषधियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों के लिए पौधों का क्या महत्व है। ठीक है, पेडागोजी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। ठीक है, बच्चों को केंद्र में रखना है, इन्हें पर्यावरण का ज्ञान क्यों देना चाहिए। देखो, पौधों के महत्व को हम इस रूप में देखते हैं कि वह मानव एवं जंतु के लिए क्या है, जीवदायिनी गैस के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए जो पौधे हैं वो तो जीवदायिनी गैस, ऑक्सीजन तो देते ही हैं, उसके साथ खाद्य पदार्थ भी क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, ठंडी शीतल हवा प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा, जल आदि यही देते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास
से बच्चे भलीभांति अवगत एवं प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी पौधों के विकास में वृद्धि के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती है, जो बच्चों के लिए क्या है, लाभकारी है। ठीक है, आइए जान लिया हमने पौधों के बारे में। अब हम जानते हैं, हमने पादप जगत के बारे में जाना, अब जानते हैं जंतुओं के बारे में। ठीक है, जंतुओं के बारे में, जंतु जगत के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, पृथ्वी के आवरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कोई आकार में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जलचर है, कोई नभचर है, कोई स्थलचर है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं, जिनके वास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जिनका वास स्थान हो गया, प्रजनन हो गया। ठीक है, कोई अंडे देते हैं, कोई बच्चे देते हैं। ठीक है, और कोई घर में रहता है, कोई घोंसले में रहता है, कोई पत्थरों के बीच में रहता है। ठीक है, तो आवास इनके अलग अलग है, भोजन इनका अलग अलग है, रंग इनका अलग अलग है, बनावट इनकी अलग अलग है, किनकी, जो विभिन्न प्रकार के छोटे जंतु होते हैं। वहीं मनुष्य की तरह जंतुओं को भी क्या, आवास, भोजन और जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की, ठीक है, भांति बालक भी क्या, पालतू पशुओं के स्वभाव, आवास, विभिन्न क्रियाओं एवं भोजन आदि की जानकारी रखता है। पालतू पशुओं का बालक के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं जंतुओं का वास स्थान। ठीक है, जंतुओं कहाँ रहते हैं, इनके वास स्थान, इनके घर के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ठीक है, सीटेट की दृष्टि से ईवीएस पूरे 30 नंबर कवर होने वाले हैं। महा मैराथन क्लास है, क्लास फर्स्ट आपके लिए आई है। ठीक है, वह जंतु उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो। अनुकूल मतलब जंतु कहाँ रहेगा, जिसे उसे जल की उपलब्धता हो, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता हो, अनुकूल जलवायु हो। ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए वह क्षेत्र क्या हो, उत्तम हो। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति जहां होती है, जंतु वहां रहना क्या करता है, पसंद करता है। उनकी खाद्य सामग्रियों के लिए अनुकूल हो। ठीक है, आज पृथ्वी के प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं, जैसे मछली, ऑक्टोपस हो गया, और कुछ जंतु स्थल में रहते हैं, जैसे पक्षी और स्तनपायी जीव हो गए। लेकिन कुछ जंतु जल और भूमि दोनों में रहते हैं। बताओ मुझे, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर जंतु कहा जाता है। मेढक हो गया और क्या, सिलामेंडर हो गया। ठीक है, ये क्या रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। कुछ जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। यह उनके अनुकूलन के कारण उनके गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो उनके जलवायु प्रदेशों का कारण होते हैं जहां वो वास करते हैं। ठीक है, जिस स्थान में जंतु रहते हैं, ठीक है, उनके आकार बनावट के अनुसार अलग अलग उनका क्या होता है, वास स्थान होता है। कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, कुछ जल और स्थल में दोनों रहते हैं, और कुछ में क्या होती है, धारीदार चिन्ह होते हैं, जो उनके प्रदेश की क्या कराते हैं, उनकी विशिष्ट पहचान कराते हैं। ठीक है, अब चर्चा करेंगे जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, जंतुओं को उनकी शारीरिक रचना, पोषण, आवास, स्वभाव एवं उपयोगिता के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बार बार बता रहा हूं, जंतुओं को उनके शारीरिक रचना, ठीक है, जो उनका क्या है, फिजिकली जो उनकी बनावट है, जो पोषण है, आवास है, स्वभाव है कि उसका स्वभाव क्या है, कुत्ते का स्वभाव क्या है, ठीक है, बिल्ली का स्वभाव, पक्षी का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, ठीक है, एवं उनकी उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, उन्हें क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जंतुओं के प्रकारों का विवरण क्या है, अग्रलिखित है। आइए जानते हैं। शारीरिक रचना के आधार पर इनका पहले हम जान लेते हैं कि जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो शारीरिक रचना के आधार पर, ठीक है, उन्हें भी दो भागों में अभी विभक्त किया गया है शारीरिक रचना में। एक हो गया कशेरुकी जंतु, एक हो गया अकशेरुकी जंतु। ठीक है, कशेरुकी में क्या आते हैं, देखो इसमें जंतुओं की अस्थियां एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। इसके उदाहरण गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य आदि। ठीक है, कशेरुकी जंतु में क्या आते हैं, गाय आता है, भैंस आता है, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि, जिनका क्या होता है, एक निश्चित कंकाल होता है। ठीक है, और अकशेरुकी जंतु में क्या आते हैं, देखो इनमें आपकी केंचुआ हो गया, केकड़ा हो गया, दीमक हो गया, बिच्छू इत्यादि। इनका कोई बनावट नहीं, इनकी बनावट, कंकाल होता है क्या इसमें, केंचुए में तुमने कभी कंकाल देखा है क्या, ठीक है, कंकाल वो तो मांसपेशियां जैसे दिखती है, कभी तुमने केंचुए में कंकाल देखा है, बिच्छू में कंकाल देखा है, दीमक में क्या कंकाल है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें कंकाल होता है भैंस, कुत्ता, गाय, मनुष्य, ये कशेरुकी में जिनमें कंकाल होता है। पोषण के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया गया है, देखो स्वपोषी या आत्मपोषी। ठीक है, इस वर्ग के ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी जीव कौन एवं आत्मपोषी जीव किन्हें कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। युगलीना आत्मपोषी होने के कारण
इसमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, युगलीना में आत्मपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं। युगलीना में क्या क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। युगलीना में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट तत्व किसमें पाया जाता है? युगलीना में पाया जाता है, आत्मपोषी है। ठीक है, याद रखना। दूसरा है परपोषी। इस वर्ग के सभी जीव जंतु क्या होते हैं? अपने पोषण दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपना भोजन क्या रहता है? इनके दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और क्या बोल रहा है? सभी जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर ही क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। मनुष्य हो गया, ठीक है, ये आदि क्या है? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब कोशिका के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखो, एक कोशिकीय जंतु, इस वर्ग के जंतुओं का शरीर एक कोशिकीय से बना होता है। ठीक है, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। किन्हें? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देखा जा सकता है। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? एक कोशिकीय मैंने पहले ही बताया आपको, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामोशियम इत्यादि क्या है? ये एक कोशिकीय है। और इन्हें किसमें? इन्हें प्रोटोजोअन भी कहा जाता है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। दूसरा है बहुकोशिकीय जंतु। इस वर्ग के जंतु का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इनमें सबसे प्रमुख उदाहरण स्पंज का है। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण किसका है? स्पंज का होता है। तो हमने किसके आधार पर पढ़ा था? ये शारीरिक रचना के आधार पर हमने पढ़े थे जंतु का वर्गीकरण। अब प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण जानते हैं। ठीक है, एक होता है अंडायुज होता है, एक है जरायुज होता है। ठीक है, अंडायुज बता दो मुझे, अंडायुज क्या होते हैं? इस वर्ग में वो जंतु उपस्थित होते हैं जो अंडा देती हैं। ठीक है, अंडे से पैदा होने वाले को क्या बोलते हैं? अंडे से पैदा होने वाले के लिए एक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है जिसे क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि अंडे से पैदा होने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे अंडज कहा जाता है। ठीक है, अंडायुज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, छिपकली, मेढक, पक्षी इत्यादि। ठीक है, देखिए छिपकली क्या करती है? अंडे से पैदा होती है, मेढक भी अंडे देती है, पक्षी भी अंडे देती हैं। ये किस में आ जाते हैं? अंडायुज में आ जाते हैं, प्रजनन के आधार पर। ठीक है, दूसरा है जरायुज। ठीक है, इस वर्ग में बच्चा देने वाले जंतु शामिल होते हैं। ठीक है, जरायुज में क्या होते हैं? जो जीव जंतु बच्चे देते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? स्तनपायी होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें जरायुज में रखा जाता है। हाथी, गाय इत्यादि। ठीक है, हाथी, गाय, मनुष्य इत्यादि किसमें? जरायुज में आ जाते हैं। अंडायुज में छिपकली, मेढक, पक्षी अंडे देने वाले अंडायुज में, जरायुज में बच्चे देने वाले। ठीक है, अब तीसरा है वास स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, वास स्थान के आधार पर इनका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, पहले स्थलीय जमीन व स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे अनेक जंतु हैं जिनका आवास स्थल में होता है, जैसे मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर इत्यादि। ठीक है, बंदर पेड़ हो गया, मनुष्य घर हो गया। ठीक है, छिपकली, चूहा बिल हो गए। ठीक है, याद रखना। जलीय प्रायतः देखो, जलीय में जल में पाई जाने वाली जंतु को जलीय जंतु कहा जाता है। उदाहरण मछली, स्पंज आदि। ठीक है, नेक्स्ट है मरुस्थलीय। देखो, इस प्रकार के जंतु ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहां पानी की कमी होती है। इसका प्रमुख उदाहरण आपका ऊंट है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट। ठीक है, जहां पानी की, जल की क्या होती है? कमी होती है, उस क्षेत्र में ऊंट हो गया। ठीक है, विषैली छिपकली पाई जाती है। ठीक है, कांटेदार वृक्ष भी कहाँ पाए जाते हैं? जहां पानी की कमी होती है। आपने देखा होगा कि जहां पानी की पूर्ण उपलब्धता है वहां पे हरेदार, पत्तीदार क्या पाए जाते हैं? पौधे पाए जाते हैं। लेकिन कोई पहाड़ या कोई पत्थर पे जहां पानी नहीं होगा उसमें कांटेदार पत्तियां क्या, पेड़ों का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो पानी की कमी के कारण यहाँ का प्रमुख जानवर कौन सा है? ऊंट है। और अगर छिपकली, यहाँ पे विषैली छिपकली पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारी, ऐसे जंतु जो बच्चा पैदा करती है जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। जो बच्चा पैदा करती है जिनके शरीर में बाल पाए जाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। इन जंतुओं में क्या स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं? इनमें क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इसके उदाहरण है गाय, हिरन, चूहा, हाथी, चमगादड़, मनुष्य। ये क्या है? स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी। चमगादड़ क्या है? अपना स्तनधारी पक्षी है। ठीक है, अंडे नहीं देती है, बच्चे को जन्म देती है भाई चमगादड़। ठीक है, कहीं चमगादड़ अंडे में न मार देना, अंडायुज नहीं है, जरायुज में आता है चमगादड़। ठीक है, अपवाद है। जैसे पक्षी अंडा देती है,
ठीक है, पक्षी अंडा देती है, लेकिन अपवाद कहाँ हो जाता है, अपवाद हो गया चमगादड़ भी एक पक्षी है, लेकिन चमगादड़ क्या करती है बेटा, पक्षी ये बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, जैसे गाय बच्चे को जन्म देती है, हिरन बच्चे को जन्म देती है, चूहा भी बच्चे को जन्म देती है, हाथी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, वही चमगादड़ अंडा ने देकर किसे, बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। मनुष्य भी क्या है, बच्चे को जन्म देता है, स्तनधारी जंतु के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुवीय जंतु, ठीक है, वायुवीय मतलब देखो शब्दों से ही स्पष्ट है, ऐसे जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं, विचरण मतलब चलते हैं वायुमंडल में, ठीक है, उनको वायुमंडलीय जंतु कहा जाता है। इनके प्रमुख उदाहरण पक्षी, ड्रैको आदि हो गया। पक्षी भी ऊपर उड़ते हैं बेटा, ठीक है। मुझे बता दो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बादलों को चीरकर उसके ऊपर कौन दौड़ती है, कौन उड़ती है, कौन सी वह पक्षी है, ठीक है, जो बादलों के ऊपर जब बारिश आती है ना तो बादलों के ऊपर चली जाती है, इसे छतरी की जरूरत नहीं होती है बेटा, बादलों को चीरकर इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, कौन सी पक्षी है, मुझे नाम बताओ फटाफट, ठीक है, कमेंट में बताना कि सबसे ऊपर क्या उड़ान कौन भरती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें, ठीक है, खाद्य आदतें मतलब कि जंतु क्या क्या खाते हैं, इनकी आदतें क्या क्या है, मनुष्य क्या खाता है, बंदर क्या खाता है, ठीक है, गाय क्या खाती है, ठीक है, खरगोश क्या खाती है, चूहा क्या खाती है, सांप क्या खाता है। तो जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर, तो उनके अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, हमें खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऊर्जा के लिए पड़ती है, ठीक है, जो हमारी क्रियाएं होती है, क्रिया करने के लिए क्या कार्य करना है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहाँ से आएगी, खाद्य पदार्थों से आएगी, जब खाओगे तभी ऊर्जा आती है, ठीक है। कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, कुछ प्राणी क्या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किससे, पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वहीं कुछ जंतुएं क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करती हैं, ठीक है। पोषण स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो बेटा तुमने बताया था ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो पहले हम शाकाहारी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जंतु केवल पौधों को खाते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं, केवल पौधों को खाते हैं। उदाहरण है घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। इनके दांत चौड़े एवं सपाट होते हैं जिससे वह अपने चारे को आसानी से चबा पाते हैं, ठीक है। सारा शाकाहारी कौन कौन से हैं, जो केवल पौधों को खाते हैं, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी है बेटा, ठीक है। घोड़ा, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, दांत क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, सपाट होते हैं जिससे अपने चारे को आसानी से चबा पाते हैं। दूसरा है मांसाहारी। देखो ये जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, ठीक है, ये जंतु केवल जंतु को ही खाते हैं। शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, ठीक है। घास को किसने खाया बेटा, घास को भेड़िया ने खाया। भेड़िया को किसने खाया बेटा, चीता खा गया बेटा भेड़िया को, ठीक है। तो भेड़िया ने तो घास को खाया, उसने तो पेड़, शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है। शुद्ध शाकाहारी कौन है, आपका भेड़ है, ठीक है, सॉरी भेड़ है, ठीक है, भेड़ है या बकरी है, ठीक है, शुद्धाहारी है। उसने क्या खाया, घास खाया, ठीक है। भेड़ ने क्या खाया, घास खाया। और भेड़ या बकरी को कौन खा गया बेटा, भेड़िया खा गया, मांसाहारी है, ठीक है, मांसाहारी है, ठीक है। और सर्वाहारी क्या है, ये जंतु जो दोनों को खा जाते हैं। आए दोनों को क्या खा जाता है, भेड़िया भी खा गया, भेड़ भी खा गया, ठीक है, चीता भी खा गया, लोमड़ी भी खा गया। कौन खा जाता है बेटा, मनुष्य खा जाता है, ठीक है। कुत्ते, बिल्ली क्या है, प्रमुख सर्वाहारी आते हैं, ठीक है, जो मिला इन्होंने तो खा दिया, ठीक है। तो सर्वाहारी में क्या आता है, मनुष्य आता है, कुत्ते आते हैं, बिल्ली आते हैं, ठीक है। इनके दांत चौड़े होते हैं, वह सपाट होते हैं तथा नुकीले व लंबे दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब समझना कैसे है, एक डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। देखो बकरी है, ठीक है, ये है बकरी, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, रुक सॉरी इधर बताता हूं, ये आपका क्या है, बकरी, ठीक है। ये आपका क्या है, भेड़िया है, ठीक है, ये है भेड़िया और ये है आपका मनुष्य, ठीक है। देखो शाकाहारी क्या है, बकरी है या भेड़ है, ठीक है। बकरी या भेड़ को किसने खाया, भेड़िया या चीते ने खाया, ठीक है। और चीते या भेड़िया को किसने खाया, मनुष्य ने खा दिया भाई। सर्वाहारी में कौन आ गया, मनुष्य आ गया, ठीक है। तो याद रखना जो क्या खाते हैं, केवल पौधों को खाते हैं। शाकाहारी आते हैं बकरी, भेड़, गाय, ऊंट, घोड़ा आदि, ठीक है। मांसाहारी जो इन्हें खाते हैं, शाकाहारी को खा जाते हैं जो बेटा, ठीक है, गाय, भेड़, बकरी को खाए जाते हैं, चीता, भेड़िया, ठीक है। और जो सबको खा जाते हैं वो सर्वाहारी, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली आदि, ठीक है। अब जंतु
या सजीव का श्वसन। ठीक है, सांस कौन सा जंतु, मेढक कहाँ से सांस लेता है बेटा, मनुष्य सांस कहाँ से लेता है, केंचुआ सांस कहाँ से लेता है। ठीक है, इनकी श्वसन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है। सांस लेना क्या है, श्वसन तंत्र की क्या है, आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें जंतु ऑक्सीजन के रूप में गैस अंदर लेते हैं, कार्बन डाई के रूप में बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, देखो जिसमें जंतु क्या ऑक्सीजन के रूप में गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाई क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। विभिन्न जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आपसे पूछे कि मेढक सांस किससे लेता है, फेफड़ों और त्वचा के द्वारा लेता है बेटा। ठीक है, मेढक किसके द्वारा, फेफड़ों एवं त्वचा के द्वारा। केंचुआ इंपोर्टेंट है, त्वचा आर्द्र एवं चिकना। ठीक है, चिकनी, ठीक है, चिकनी होती है, आर्द्रता होगी, त्वचा के द्वारा ये सांस लेता है। ठीक है, मक्खी, अगर कॉकरोच और मक्खी पूछे तो वाताग, हेकिया भी कहा जाता है, वाताग के द्वारा क्या लेता है, मक्खी सांस लेती है। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी ये फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, फुसफुस भी बोलते हैं, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस और मछली गल्स या गलफड़े, क्लोम भी बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं। मछली किससे सांस लेती है बेटा, गलफड़े आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं व्हेल और डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ठीक है, व्हेल ये फेफड़ों से लेते हैं, जिसे नासाद्वार या वात छिद्र होते हैं, छोटे छोटे वात छिद्र और नासाद्वार होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल क्या है, जलीय जीव है, जो किससे, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं जंतुओं की गतियों के बारे में, परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गति, ठीक है, प्रायतः सभी जंतु गतिशील होते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से गति करते हैं। कुछ प्रमुख जंतुओं की गतिशीलता से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, चलने वाले जंतु, मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये क्या है, चलने वाले जंतु हैं। रेंगने वाले जंतु, केंचुआ, सांप, सांप अपने वलय व पेशियों की सहायता से, केंचुआ पेशियों व सुख की सहायता से गति करते हैं। उड़ने वालों की बात करें तो उसमें पक्षी आ जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या आ जाते हैं, देखो पक्षियों द्वारा उड़ने का कार्य किया जाता है। शतुरमुर्ग और एमू जैसे पक्षी उड़ते नहीं अपितु बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। ठीक है, शतुरमुर्ग और एमू नामक पक्षी क्या होते हैं, उड़ते नहीं है तो पक्षी, अपवाद है बेटा। ठीक है, ये अपवाद है। क्या शतुरमुर्ग उड़ता है बेटा, नहीं उड़ता है बेटा, ये बहुत तेज गति से भागते हैं। क्या एमू उड़ता है बेटा, नहीं उड़ता है, ये भी बहुत तेज गति से भागते हैं। ठीक है, इनमें अपवाद है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है बेटा, उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है। पूछ लिए कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा देता है बेटा, उल्लू। ठीक है, उल्लू क्या है, रात में सोता है क्या, उल्लू नहीं सोता है, दिन में सोया होगा अभी की सुनसान जगह पे सोता है बेटा उल्लू दिन में। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज अपने गर्दन को घुमा देता है। और एक झटके में कौन सा पक्षी घुमा देता है, एक झटके में अगर बात करें तो मैना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैना आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है तैरने वाले जंतु। ठीक है, मेढक, मछली के साथ साथ हंस व बतख जैसे पक्षी जल में तैरते हैं। फुदकने वाला जंतु मेढक है। फुदकता कौन है, मेढक है। जब वर्षा होती है तो फुदकने लगता है मेढक। ठीक है, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलता भी है, ठीक है, उछलता भी है और उड़ता भी है, तीनों कार्य करता है बेटा कॉकरोच। ठीक है, तीनों गुण हैं। ठीक है, फुदक भी जाएगा, ठीक है, चल भी जाएगा, उड़ भी जाएगा, तीनों कार्य आते हैं इसे। ठीक है, तो कॉकरोच को क्या आते हैं, जब मन करे तो चल देगा, मन नहीं करेगा तो फुदक देगा, और मन नहीं करेगा तो उड़ लेगा। तो कॉकरोच को ये चीजें आती हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जंतु के प्रजनन के बारे में बात कर लें। ठीक है, जो जंतु के प्रजनन है पहले बता दिया मैंने, जरायुज हो गया। ठीक है, जरायुज जो क्या बच्चों को जन्म देती है, गाय, कुत्ता, मनुष्य, हाथी आदि। ठीक है, जो अंड प्रजक होते हैं अंडे को जन्म देती हैं, पक्षी, मेढक, बतख, मछली आदि। ठीक है, क्या चमगादड़ अंडा देती है, बच्चा देती है, बता दो मुझे, है तो ये आपके क्या हो जाते हैं, वो हो अपवाद होते हैं। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली आदि बच्चों को जन्म देती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, स्तनधारी होती है बेटा चमगादड़, है तो पक्षी। ठीक है, उल्टा लटके रहती है पत्थरों पे चमगादड़। ये क्या हो जाता है आपका, अंड प्रजक नहीं होती है, जरायुज में आती है चमगादड़। व्हेल मछली भी क्या होती है, बच्चे देती है। सील मछली भी क्या देती है, बच्चे देती है। स्तनधारी होते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं। यही अपवाद आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रजनन द्वारा विभिन्न जीव जंतु भिन्न प्रकार के बच्चों को जन्म देते हैं। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। भालू के बच्चे को क्या कहा जाता है, शावक कहा जाता है। तितली के बच्चे को क्या जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। ठीक है,
कौवे के बच्चे को क्या, चूजा कहा जाता है। मेढक के बच्चे को क्या बेटा, मेढक कह देंगे क्या, नहीं बे, छोटा मेढक कह देंगे क्या, नहीं, टेडपोल कहते हैं, ठीक है। टेडपोल किसके बच्चे का नाम है, मेढक के बच्चे का नाम है, ठीक है। बाज के बच्चे को इयास कहते हैं। कंगारू जोई, कंगारू के बच्चे को कंगारू नहीं कह देंगे, ठीक है। अगर कंगारू का बच्चा है तो उसे हम जोई नाम बोलते हैं, ठीक है। कपी के बच्चे को बच्चा बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पेंगुइन का बच्चा, इसे चूजा कहते हैं, ठीक है। खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। भेड़ है तो उसे मेमना बोलते हैं। भेड़ के छोटा भेड़ नहीं बोल देंगे बेटा, भेड़ ने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो उसे मेमना कहते हैं, ठीक है, छोटा भेड़ नहीं कहते। याक को बछड़ा या बछिया, ठीक है, याक के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहा जाता है। पक्षी चूजा कहते हैं पक्षी के बच्चे को। ऊंट, किसे, ऊंट के बच्चे को बछड़ा बछिया कहा जाता है। हाथी के बच्चे को भी बछड़ा बछिया कहा जाता है, ठीक है। जिराफ, ठीक है, बछड़ा या बछड़िया कहा जाता है इसके बच्चे को। घोड़े को भी क्या, बछड़ा या बछड़िया इसके बच्चे का नाम है। बंदर के बच्चे का नाम बेटा शिशु है, छोटा बंदर नहीं बोल देंगे, ठीक है। बंदर के बच्चे का नाम शिशु है। वहीं चमगादड़ को क्या बोलते हैं, छोटा चमगादड़ बोल दोगे क्या, क्या छोटा चमगादड़ का जन्म हुआ है, नहीं बेटा। चमगादड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला या पिल्ली कहते हैं, ठीक है। मेल है तो पिल्ला और फीमेल है तो पिल्ली, ठीक है बेटा, ये तो नहीं पता है मेल है या फीमेल है, ठीक है। कुत्ता को क्या बोलते हैं, पिल्ला पिल्ली बोलते हैं। शार्क के बच्चे को भी पिल्ला पिल्ली बोलते हैं, ठीक है। शेर के बच्चे को बेटा शावक कहते हैं, ठीक है। जेबरे के बच्चे को क्या, बछड़ा या बछिया कहते हैं, ठीक है। छोटा बंदर का बच्चा छोटा बंदर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और भेड़ का बच्चा छोटा भेड़ नहीं, जबकि उसे क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जंतुओं की इंद्रियां एवं उद्दीपन, ठीक है। इंद्रिया जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा देखता है, सुनता है, ठीक है, सूंघता है, टेस्ट करता, स्वाद लेता है और क्या करता है, महसूस करते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के क्या होते हैं, साधन होते हैं, ठीक है। सभी जंतुओं में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, ठीक है। और सभी का अपना अपना कार्य है। आंख का कार्य क्या है, देखना है। कान का कार्य है सुनना है। नाक का कार्य क्या है बेटा, सूंघना है, ठीक है, सूंघना है। और वहीं जीभ का कार्य स्वाद लेना बेटा, खाना टेस्टी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, स्वाद लेता है। त्वचा क्या करता है, महसूस करता है, ठीक है। तो सभी जीव जंतु अपनी इंद्रियों की सहायता से विभिन्न कार्यों को क्या करती है, संचालित करती है, यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं बेटा ये इंद्रियां, ठीक है। सेंस ऑर्गन सभी में कितने हैं, 5 होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कुछ विशेष पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील आदि की दृष्टि क्या होती है, मनुष्य से 4 गुना होती है बेटा। जो गिद्ध होता है, बाज होता है, ठीक है, चील होता है, ठीक है, आधे आसमान से ही जमीन में अपने शिकार को भाप लेते हैं बेटा, वहीं से देख लेते हैं। मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज देखते हैं। कौन कौन से, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, ठीक है। मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज देखते हैं ये जीव, ठीक है, ताकि वह अपने शिकार को दूर से ही पहचान ले बेटा। आधे आसमान से ही बाज, गिद्ध, चील अपने शिकार क्या कर लेते हैं, भाप लेते हैं जमीन में। मनुष्य से 4 गुना तेज देखते हैं। चींटियां अपने समूह की चींटियों और उनके द्वारा छोड़ी गई गंध को पहचान लेते हैं। चींटियां क्या करते हैं, अपने समूह की चींटियों या उनके द्वारा छोड़ी गई गंध को पहचानने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों और उनकी गंध की पहचान लेते हैं, उदाहरण के लिए रेशम का कीड़ा, ठीक है। मच्छर मनुष्य की शरीर के गंध एवं तलुओं की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेता है बेटा और काट देता है, ठीक है। क्या करता है, अपने शरीर की गंध, ठीक है, जो मनुष्य के शरीर के गंध होते हैं, ठीक है, उसके तलुए की जो गर्मी होता है अंधेरा में ढूंढ लेता है मच्छर मनुष्य को, ठीक है, और क्या कर देता है, काट देता है बेटा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तभी होता है, ठीक है। तो अंधेरे में भाप लेता है अपने शिकार को ये, ठीक है। सांप, ठीक है, सांप सुनता नहीं है। कितनी आंखें हैं सांप की बता दो, सुनता नहीं है तो आंखें कितनी होगी, देखता है क्या, अपितु नहीं यार, देखता भी नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, महसूस करता है। जमीन में जो कंपन होता है ना बेटा, उसकी वस्तुओं को ये महसूस कर लेता है, ठीक है, याद रखना। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकती है। पक्षी क्या बोल रहा है, एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर क्या होती हैं, आंखें होती हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाथी अपने कान
से सुनने के साथ साथ हवा भी करता है। यह हाथी का ताप नियंत्रित करने वाला अंग माना जाता है। बेटा तुम्हें पंखे की जरूरत पड़ती है, बेटा एसी एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है, कूलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाथी के पास बड़े बड़े कान होते हैं, सुनने के साथ साथ क्या करता है, शरीर को भी ठंडक प्रदान करती है। हवा पंखे का काम करते हैं जो, ठीक है। हाथी के जो कान होते हैं ये क्या करते हैं, एसी का काम करता है। उसके शरीर के जो तापमान होता है उसका नियंत्रण उसके कान करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशन का काम कौन सा करता है, उसके कान करते हैं, ठीक है। कुत्ता, बाघ, शेर क्या करते हैं, मलमूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र को पहचान करते हैं। देखो कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये जो इनके मलमूत्र होते हैं इसके गंध से अपने विशेष स्थान क्षेत्र की क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं, ठीक है। मेढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। मेढक हो गया, छिपकली हो गया, अपना शिकार पकड़ना होगा ना, अपने जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो रात में जागने वाले जंतु एवं पक्षी केवल सफेद एवं काले रंग को ही देख पाते हैं। उदाहरण के लिए उल्लू व रैकून, ठीक है। इन्हें क्या केवल सफेद और काले रंग ही देख पाते हैं रात को, ये कौन, उल्लू और रैकून, ठीक है। मैं बैठा था अपने ऑफिस में तो मैं ये फैक्ट पढ़ रहा था कि रात में जागने वाले जंतु पक्षी केवल सफेद और काले रंग को देखते हैं, ठीक है। तो मैं भी बैठा था, मेरा एक साथी भी था, तो ये फैक्ट पढ़ा तो मैंने बोला भाई देख एक फैक्ट पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा कि रात में जागने वाले जंतु, क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटी थी, तो रात में जागने वाला जंतु क्या करता है कि सभी चीज़ों को सफ़ेद और काली देखता है। जो ऑफिस का हमारा जो क्या था माहौल था पूरा सफ़ेद था, उसका पूरा अलाइनमेंट सफ़ेद था और काली कुर्सियाँ लगी थी, ठीक है। तो मैंने बोला देख हमें भी काला और सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, उल्लू और रैकून आदि हैं, ठीक है, जो क्या करता है काले रंग को देखते हैं, ठीक है, काले और सफ़ेद रंग को ही देखते हैं रात को, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ जंतु एवं उनके विषय के अलग अलग लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होते हैं जानते हैं, BIMP यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, सबकी अलग अलग भिन्नता होती है, अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। इनमें से कुछ जीवों में विलक्षण गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य जीवों में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार कुछ जंतुओं को उनके लक्षणों के विवरण के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथी के बारे में, ठीक है। हाथी देखो सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की नेता होती है बेटा, ठीक है। जो सबसे बूढ़ी हथनी होगी ना सबका नेता होगी बेटा। ये बोलेगी बैठो तो बैठना पड़ेगा, ये बोलेगी चलो तो चलना पड़ेगा। जहां को बूढ़ी हथनी जाएगी वहां सभी क्या जाएंगे, पीछे पीछे सभी हाथी जाएंगे, ठीक है। यह एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा सकते हैं। 100 किलोग्राम से भी ज्यादा क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। और यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल क्षमता रखते हैं। यह कम सोते हैं तथा कम आराम करते हैं बेटा। हाथी एक दिन में 2 से 3 घंटा ही आराम करता है बेटा, ठीक है। 100 किलो से ज़्यादा खाता है, एक दिन में कितना आराम करता है, 1 से 2 घंटा क्या करता है, आराम करता है। और सबसे जो झुंड की बूढ़ी हथनी होती है इनकी क्या होती है, नेता होती है बेटा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाघ, ठीक है। इस के देखने की शक्ति अत्यधिक होती है। बाघ की क्या देखने की शक्ति अत्यधिक होती है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक रात में देख सकता है। रात में 2 गुना दूर तक देख सकता है बेटा बाघ, ठीक है। और ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों को कई दिशाओं में घुमा सकता है बेटा। देखो ध्वनि से अपने शिकार पकड़ लेता है बाघ। आपसे पूछ ले कि वह कौन सा जीव है जो ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों को कई दिशाओं में घुमा सकता है, तो बाघ, ठीक है। ध्वनि को सुनने के लिए कानों को कई दिशाओं में घुमा देता है बाघ, ठीक है। तो अपने शिकार करने में से क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैंडा, ठीक है। यह स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है, ठीक है। यह शाकाहारी होता है जिसका वजन 1000 किलो तक होता है, ठीक है। 1000 किलो तक किसका वजन होता है, गैंडे का वजन होता है। और क्या स्थल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा दूसरा जंतु है, शाकाहारी होता है बेटा गैंडा, ठीक है। और देखो इसकी चमड़ी एक सहित 1/2 मतलब 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसका एक ही सींग होता है बेटा, एक सींग एक नाक के ऊपर होता है। अगर देखो इसकी चमड़ी सी ना बेटा, जो गैंडा की चमड़ी है इससे बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाए जाते हैं। इतनी मजबूत होती है इसकी, जो गैंडा होता है इसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है जो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए क्या करती है, उसमें लगाई जाती है, ठीक है। गैंडे की चमड़ी, इसके नाक पर एक सींग होता है। तो बता दो बेटा, एक फैक्ट बन गया। एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित है, फटाफट। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, ठीक है। एक सींग
देखो एक सींग जो होता है ना, एक सींग इनके वहाँ जो नाक के ऊपर होता है उसमें क्या होती है, उसके एक सींग से कामोत्तेजक या सेक्सुअल मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है, सेक्सुअल मेडिसिन बनाए जाते हैं, जिसके लिए इसका क्या होता था, अवैध शिकार होता था, जिसके कारण इसे संरक्षित किया गया। कहाँ किया गया, असम में, ठीक है, असम में काजीरंगा इसके लिए क्या है, संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है जिराफ, जान लेते हैं, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है। जिराफ क्या है, सबसे ऊंचा जंतु है, जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है, इसकी उम्र 25 वर्ष होती है, यह बहुत कम 2 घंटे सोता है। जैसे बेटा हाथी 2 से 3 घंटा सोता है ना, वैसे ही जिराफ भी क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है, जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है, सबसे कम सोता है, 25 वर्ष से इसकी क्या होती है, उम्र होता है बेटा। नेक्स्ट है चिंपैंजी, ठीक है, यह सबसे होशियार जानवर है बेटा। चिंपैंजी क्या है, सबसे होशियार जानवर है, ठीक है। यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से लेकर 80 तक सदस्य होते हैं। इनका समूह देखो 3 होंगे या 3 से ज्यादा 80 तक होंगे, पूरा समूह होता है, सबसे होशियार जानवर होता है चिंपैंजी, ठीक है। नेक्स्ट है स्लॉथ, ठीक है, एक हफ्ते में शौच करने के लिए, देखो कि वह कौन सा जानवर है, जीव है जो एक हफ्ते में शौच करता है, 17 घंटे सोता है, ठीक है, सबसे कम खाता है, ठीक है, ये क्या है, स्लॉथ है बेटा। अगर पूछे कि वह कौन सा जीव है जो एक हफ्ते में शौच करता है केवल एक बार, तो कौन है, हमारा स्लॉथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम खाता है, एक दिन में 30 ग्राम भी नहीं खा पाता बेटा, 15 ग्राम पत्तियां भी नहीं खा पाता है ऐसे, ठीक है, पूरे 17 घंटा सो जाता है पेड़ पर, ठीक है, याद रखना। रात्रिचर जंतु है जो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है, ठीक है, रात्रि को चलता है, रात्रिचर मतलब रात्रि को चलने वाला, ठीक है, राक्षसी है, और दिन में क्या करता है, 17 घंटे आराम करता है ये स्लॉथ, ठीक है। हफ्ते में एक बार शौच करता है, सबसे कम खाना खाता है, ठीक है, 15 से 30 ग्राम अगर कम खाएगा तो पाचन शक्ति नहीं है इसके पास कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट जलीय जंतु है, देखो उसमें डॉल्फिन है, मैंने बताया क्या, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। यह पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालती हैं। ऊंची डॉल्फिन को सूंस भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा गया है, ठीक है। देखो संचार माध्यम, एक से दूसरे से संचार कैसे करते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालती हैं बेटा डॉल्फिन, ठीक है। ऊंची डॉल्फिन है जो सूंस बोलते हैं जिसे, ठीक है, भारत का क्या राष्ट्रीय जलीय जीव से घोषित किया गया है बेटा डॉल्फिन, ठीक है। ब्लू व्हेल के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है, व्हेल बेटा, ठीक है। देखो ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ी जीव है, सबसे बड़ी जीव है, यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है, जो बच्चे को जन्म देता है। इसकी आयु 90 साल होती है, इसकी आयु कितनी, 90 साल होती है, सबसे बड़ी जीव है पृथ्वी की, ठीक है, स्तनधारी है, बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। नेक्स्ट है गिलहरी, ठीक है, यह अपने दांत को हमेशा घिसने का कार्य करती है, क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते हैं बेटा, चूहे के दांत भी लगातार बढ़ते हैं, ठीक है, चूहे कपड़े को काट देती है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो आपके फाइलें होती हैं, कपड़े हो गए, किताब हो गए, कॉपी हो गए बेटा, ठीक है, जो मिलेगा उसे काट देगी बेटा, और तुम इसे मार देती हो, मारना नहीं है बेटा, इसकी मजबूरी है, जीना है तो काटना है, ठीक है। अगर ये काटेगी नहीं तो इसकी दांतें क्या होती है, इसके जो दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए गिलहरी चूहा ये क्या करते हैं, अपने दांतों को घिसने रहते हैं। गिलहरी पेड़ों को काटते रहता है, चूहा कुछ न कुछ काटते रहता है बेटा, अगर जीना है तो दांतों को घिसना पड़ेगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट है सांप, ठीक है, इसके कान नहीं होते, मैंने पूछा था सांप के कान होते हैं क्या, नहीं होते हैं बेटा सांप के कान, ठीक है, ये रेंग कर चलते हैं, और ठीक है किसान का मित्र, अरे बेटा किसान का मित्र नहीं, ये तो डस देगा तुम्हें, केंचुआ किसान का मित्र, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण केंचुआ क्या होता है, किसान का मित्र होता है, ठीक है। अजगर सबसे लंबा सांप होता है, अजगर क्या होता है, सबसे लंबा सांप होता है। करैत हो गया, कोबरा हो गया, दुबाई हो गया, ठीक है, अफाई का जहरीले सांप होते हैं, ठीक है, जहरीले सांप में करैत हो गया, कोबरा हो गया, दुबाई हो गया, अफाई का हो गया, और क्या हो गया आपके, ये क्या आते हैं, जहरीले सांप में आते हैं। इनके कान नहीं होते हैं, ये महसूस करते हैं, जो जमीन में कंपन होती है ना चलने की, उससे महसूस करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है केचुआ, यह रेंगकर चलता है, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है बेटा, ठीक है, मिट्टी को खाता है, उसे उपजाऊ बनाता है, तभी इसे किसान का मित्र कहा गया है बेटा केंचुए को, ठीक है। केंचुए को क्या किसान का मित्र कहा गया है, ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि मिट्टी को खाकर उसे क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। केंचुआ सांस कहां से लेता है, त्वचा से लेता है बेटा, केंचुआ सांस कहां से लेता है, त्वचा से लेता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। इसकी आयु कितनी साल होती है, फटाफट बताइए मुझे, केंचुए की आयु बताओ मुझे फटाफट।
8 साल तक होती है, ठीक है। इसकी आयु कितनी 8 साल तक होती है, ठीक है। 14 इंच तक होती है, ठीक है। मिट्टी को खाकर उसे उपजाऊ बनाती है और किसी त्वचा से क्या करती है, सांस लेती है और किसान क्या क्या है, मित्र होती है बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए पक्षी एवं उनके कुछ विशेष लक्षणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पक्षी एवं उनके कुछ विशेष लक्षण जानते हैं। VIMP है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। पक्षी ऊंचे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और शरीर का आकार नाव के जैसा होता है तथा इनको उड़ने में सहायता देने के लिए पंख होते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्षण और उनमें संबंधित पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। मजबूत दृष्टि वाले अगर पूछे तो चील, बाघ और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखते हैं, ठीक है। आधे आसमान से ही चील अपने शिकार को पृथ्वी पर भाप लेता है बेटा। गर्दन घुमाने वाला, ठीक है। कौन घुमा देता है बेटा, ठीक है। पूरा कौन घुमा देता है, उल्लू घुमा देता है। एक झटके में कौन घुमाता है, मैना, जिसे मिनाह कहा जाता है, ठीक है। मिनाह अगर पूछे कि वह कौन सा पक्षी है जो एक झटके में अपने गर्दन पीछे घुमा देती है, तो मैना या मिनाह आपको क्या चले जाएगा, आंसर चले जाएगा। अगर पूरा गर्दन कौन घुमा देता है, उल्लू घुमा देता है बेटा, ठीक है। घोंसले की बात करते हो, देखो बुलबुल घास एवं झाड़ियों से घोंसला बनाता है, ठीक है। मुलायम घोंसले की बात करें तो देखो रॉबिन घोंसला बनाता है, घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन एवं कपास, ठीक है। क्या क्या जमा करता था बेटा, रोबिन घास जमा करेगा, मुलायम पंखों को हो गया, जड़ों को हो गया, ऊन हो गया, कपास आदि क्या करता है, इनसे घोंसला बनाता है और उसमें क्या करता है, अपने अंडे देता है और बच्चे का क्या करता है, जन्म देता है बेटा, ठीक है। वहीं कौवा तार एवं लकड़ी से अपना घोंसला बनाता है और सबसे ऊंचाई पर कौवा घोंसला बनाता है बेटा, ठीक है। किसके लिए घोंसला बनाता है, कोयल के लिए घोंसला बनाता है बेटा, ठीक है। जब कौवे को पता चल जाता है ये कोयल है तो वो क्या कर देती है, भगा देती है बेटा। कोयल यह अपना अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है बेटा, बिना मेहनत करती है, ठीक है। पता क्योंकि कोयल कौवा एक जैसे होते हैं, आवाज से पता चलता है बाद में, ठीक है। दोनों थोड़ी आकार छोटा बड़ा होता है, कोयल और कौवे एक जैसे दिखने के होते हैं, तो क्या कर देते हैं, कोयल बड़ी चालाक होती है बेटा, ठीक है। अपने अंडे किसके वहां देके आती है, बिल्कुल कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवा उन्हें अपना अंडा समझ के उन्हें क्या करता है, बड़ा करता है। लेकिन जब थोड़े बच्चे हो जाते हैं तो जब वो उसकी आवाज काव काव की वजह से वो कुहू कुहू करने लगती है, तब इसे भगा देती है बेटा, ठीक है। सोन चिड़िया, इनका घोंसला लटका हुआ होता है बेटा, ठीक है। पेड़ों से ऐसे लटका हुआ होता है बेटा इनका घोंसला, ठीक है, लटका हुआ होता है सोन चिड़िया, ठीक है। दर्जन चिड़िया बेटा, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, अपने कपड़े जैसे सिलता है वैसे दर्जन चिड़िया 2 पत्तियों को सिल देती है बेटा। एक पत्ती ये ली इसने, एक पत्ती ये ली और इन पत्तियों को क्या कर लिया, इसने आपस में सिल लिया दोनों को, ठीक है, आपस में सिल लिया और इसके अंदर अपने क्या करती है, अंडे देती है बेटा। दर्जन चिड़िया क्या करती है, पत्तों को सिलती है, ठीक है। कटफोड़वा क्या करता है, कटफोड़वा तनों को क्या करता है, उस पे छेद करके अपने अंडे देता है और कीड़े मकोड़े खाता है। चोंच से लकड़ी पे क्या करता है, छेद करता है। पत्तियों को सिलकर घोंसला कौन बनाता है, दर्जन चिड़िया होगी, ठीक है। और कौवे के घोंसले पे अंडे कौन देता है, कोयल देता है, ठीक है। वहीं कटफोड़वा बता दिया तने को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सहजीवी संबंध वाले, ठीक है, रिलेशन होता है जो जीवों के बीच में। भैंसा एवं बगुला बेटा, ठीक है, प्रायतः बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, इसलिए कि क्योंकि वह इसके भैंस के जो ऊपर परजीवी कीट होते हैं उसे खाता है बेटा, ठीक है। भैंस में छोटे छोटे कीट होते हैं ना, तो उसे खाने के लिए इसका मित्र कौन बैठता है, बताओ मुझे, कौन बैठता है, बगुला बैठता है बेटा, ठीक है। भैंस के ऊपर बैठ जाता है और भैंस की क्या करता है, सफाई करता है बेटा, ठीक है। जो परजीवी छोटे छोटे कीट लगे होते हैं भैंस पे, उसको साफ कौन करता है, बगुला करता है। आपस में बड़ा प्यारा संबंध है इन दोनों का, ठीक है। भैंस पे एक भी कीट को नहीं बैठने देता है अपना कौन सा, बगुला बेटा, ठीक है, याद रखना। वहीं देखो सर्वाहारी पक्षी में देखो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सर्वाहारी, ठीक है। उड़ने वाला पक्षी पेंगुइन, यह पानी में भी तैरता है, अंडे देता है। बर्फीले इलाके में पेंगुइन झुंड में रहते हैं बेटा। देखो पेंगुइन क्या है, पानी में तैरता है, अंडे देता है, बर्फीले इलाके में यह क्या रहता है, झुंड में रहता है, ठीक है। जंतुओं से लाभ अब जान लेते हैं बेटा, ठीक है। जंतुओं से लाभ जान लेते हैं। जंतु अपने लिए क्या करती है, गाय दूध देती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। भेड़ बकरी पे ऊन होता है अपने को ठंड से बचाने के लिए, ठीक है। मधुमक्खी फूलों का रस को एकत्र करते शहद का निर्माण करती है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, जबरदस्ती शहद को क्या अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है। और क्या करता है, भेड़ के ऊन को काट के क्या कर लेता है, तकिया बना लेता है बेटा सोने के लिए, ठीक है। और जैसे गाय
ठीक है। भैंस अपने बच्चों के लिए दूध देती है और क्या करता है मनुष्य बेटा, उसे पी देता है, ठीक है। पक्षी मुर्गी अंडे देता है, मनुष्य बॉईल करके खा देता है बेटा, ठीक है। तो जंतुओं से लाभ जान लेते हैं अब, ठीक है। जंतु पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं जिनकी पर्यावरणीय क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई जंतु हमारे लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। कुछ उपयोगी जंतुओं का विवरण नीचे दिया गया है बेटा, ठीक है। मधुमक्खी बेटा, ठीक है, फूलों से रस एकत्र करती है, शहद एवं मोम का निर्माण करती है, मनुष्य के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। रेशम का कीट, ठीक है, रेशम का क्या करता है, रेशम का निर्माण करता है। लाख का कीट लाख का उत्पादन करता है बेटा। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली ये अपने बच्चों के लिए क्या करती है, कोई दूध देता है तो कोई अंडा देता है, लेकिन इसका उपयोग कौन करता है, मनुष्य अपने लिए करता है बेटा, ठीक है। वही नेक्स्ट है, देखो भेड़, बकरी, ऊंट और खरगोश ठंड से बचने के लिए इस पे ऊन होती है, लेकिन क्या करता है मनुष्य, ऊन को काट के इसके क्या बना लेते हैं, प्यारे प्यारे क्या गद्दे, तकिए हो गए अपने सोने के लिए, ठीक है, अपने आराम की वस्तुएं बना देता है ऊन से, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, हिरन, भेड़ आदि, ठीक है, इनका चमड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट, ठीक है, यातायात एवं भार ढोने के लिए मनुष्य इनका क्या करता है, प्रयोग करता है। वही गधा भी है बेटा, जितना कम सामान रखोगे तो चलेगा ही नहीं, इतना सामान रखना है कि जब तक ये पूरे मरने को तैयार नहीं हो जाएगा बेटा, गधा तभी इसका नाम है, ठीक है। चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और गुबरेला ये क्या होते हैं, सफाई होते हैं बेटा, सफाई करते हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी हैं ये, ठीक है। जैसे नगर पालिका में सफाई कर्मी होते हैं सफाई करने वाले, वैसे प्रकृति के सफाई कर्मी कौन है, चील है बेटा, सांप मारा होगा तो ले जाएगा उसे खा देगा बेटा, ठीक है। कौवा हो गया, गिद्ध हो गया, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, ठीक है, गुबरेला हो गया, जो जीव मरे होंगे उनकी सफाई कौन करते हैं, यही जीव करते हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है बेटा, है ना, ठीक है। मछली, सुअर, सार के द्वारा दवा प्रदान की जाती है, इनसे क्या दवा बनाई जाती है, ठीक है। गाय, भैंस, घोड़ा, ठीक है, पालतू होते हैं, ठीक है। किसान मित्र बेटा केचुआ होता है, पहले ही बता दिया, त्वचा से सांस लेता है बेटा, 14 इंच तक होती है इसकी लंबाई, 8 वर्ष तक जीता है बेटा ये, ठीक है। मिट्टी को खाता है और किसान के लिए उपजाऊ बनाता है, अच्छी फसल बनती है बेटा, ठीक है। मुर्गे की लड़ाई, भालू और बंदर का नाच, अरे बताओ मुर्गी की लड़ाई, दोनों को लड़ा देगा मनुष्य मनोरंजन के लिए, ठीक है। भालू और बंदर का नाच मनोरंजन के लिए क्या करता है, मनुष्य को मनोरंजन करता है, ठीक है। अंतिम स्लाइड है आपके लिए, अब चर्चा परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए, पशुपालन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हुए। तो बेटा मैंने क्या बताया कि मनुष्य जंतुओं को क्या करता है, पालतू बनाता है अपने उपयोग के लिए, ठीक है। अब देखो उत्पादों के लिए, देखो गाय, भैंस, दूध के लिए, ठीक है, उससे भी मक्खन प्राप्त करते हैं, ठीक है, मांस के लिए, ऊन के लिए, अपने प्रयोग के लिए क्या करता है, उन्हें क्या करता है, पालतू बनाता है। आजकल बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, मत्स्य पालन, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है बेटा, बता दे मुझे, नीली क्रांति, ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है क्या, फटाफट मुझे यस या नो बताएंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन, ठीक है, इससे शहद एवं मोम जैसे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य मुख्य रूप से हिमालय पर्वतीय एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके पालन का सबसे उपयुक्त समय आज का नवंबर से लेके फरवरी तक, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक, जनवरी तक इनका क्या होता है, उपयुक्त क्या होता है, मधुमक्खी पालन का समय होता है, क्योंकि इस समय क्या रहता है, इनके लिए तापमान उपयुक्त मौजूद रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी मौसम में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है बेटा, ठीक है, सर्वाधिक अंडे इसी मौसम में रानी मक्खी देती है। मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में कहा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में क्या मधुमक्खी पालन क्या किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। इसी मौसम में देखो रानी मधुमक्खी सर्वाधिक अंडे देती है बेटा, ठीक है, जहां रानी मक्खी जाएगी वहां सभी मधुमक्खी चले जाते हैं बेटा, ठीक है। बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व, अंतिम स्लाइड है आपके लिए, ठीक है। बच्चों के लिए जंतुओं का महत्व क्यों है, आगे चर्चा करते हैं, पेडागोजी में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बच्चों के लिए जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। बच्चों का जंतुओं से परिचय अपने प्रारंभिक खेलकूद के दौरान ही हो जाता है। इस समय बच्चे जिन जंतुओं से परिचित होते हैं उनमें कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, गाय, भैंस, बतख, हंस आदि प्रमुख होते हैं। देखो बेटा बच्चा रो रहा है तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा वो देख उड़ रहा है, देखो बतख, बेटा देखो मैना उड़ रही है, बेटा देखो कौवा उड़ रहा है, ठीक है। वही देखो बेटा ये बिल्ली है, ठीक है, बेटा ये कुत्ता है, ठीक है। जैसे बिल्ली आई, देखो
जीन प्याजे का, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, स्कीमा याद आ रहा है कुछ, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा बना लेते हैं बेटा। मम्मी ने बोला बेटा ये बिल्ली है, बिल्ली है मतलब बिल्ली है, उसके क्या देखे, 2 हाथ 2 पांव देखे, तो मम्मी ने बोला बेटा ये देखो कुत्ता है, तो ये कुत्ता है, तो बच्चा उसमें विभेद नहीं कर पाता है, जैसे क्योंकि उसके उसमें स्कीमा किसका बना ही रहता है, बिल्ली के 4 पांव थे, ठीक है, कुत्ते के भी है, ये कुत्ते को भी क्या समझती है, बिल्ली समझती है, ठीक है, लेकिन वो बाद में उसे क्या करती है, मोडिफाई करना पड़ता है बेटा, ठीक है। स्कीमा याद आया कुछ, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है पूरा स्कीमा, जीन प्याजे का स्कीमा क्या है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जंतुओं से बच्चे अपने वातावरण के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे बच्चे पर्यावरण जंतु के विषय में भी अवगत होते हैं। बच्चे जंतुओं की देखरेख कर कई प्रकार की क्रियाओं एवं गुणों से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही पालतू जीवों की देखभाल के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो इसमें बच्चों में मानसिक अवस्थिति सकारात्मकता के क्या करता है, दर्शाता करता है, जीवों के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होती है। बच्चों द्वारा पालतू जानवरों को देख रेख की जिम्मेदारी क्या संभाली जाती है, जिससे वह बचपन से ही अधिक सहयोगात्मक हो जाते हैं। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी पौधा और पशु का अपना क्या है, विशेष महत्व है बेटा। तो हमने पर्यावरण का क्या पढ़ लिया है, पहला लेक्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या जाना, सभी के बारे में, पेड़ों के बारे में जाना, ठीक है, पौधों के बारे में जाना, पक्षियों के बारे में, पशुओं के बारे में, अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, ठीक है, ठीक है, कौन मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ठीक है, और किस प्रकार जंतुओं की क्या विशेषता है, सभी हमने महत्वपूर्ण फैक्ट जाने। 4 या 5 प्रश्न अपने टेट की परीक्षा में यहाँ से बनते ही हैं हर परीक्षाओं में, ठीक है। तो क्या करना है, मन लगा के पूरी वीडियो देखनी है, नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स नहीं बनाओगे तो पीडीएफ में आपको अपने फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या कर सकता हूँ, भेज दूंगा, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहीं इंस्टाग्राम में भी आप बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।